हेलो एवरीवन। तो अब मिस्टर नी नाराज हो रहे थे क्योंकि शी गुआंग अपनी मॉम के साथ ज्यादा समय बिताती थी और अब की दफा न्यू ईयर पर भी वो अपनी मॉम और उसकी फैमिली के साथ आउटिंग के लिए जा रही थी। पर यहाँ पर दादी शी गुआंग की साइड लेती हैं और अपने बेटे को डांटने लगती हैं कि तुम्हारी डिवोर्स की ही वजह से बेचारी आगे पीछे दौड़ती फिर रही है, कभी अपने बाप की फैमिली को खुश कर तो कभी अपने माँ की। तुम इसे डांट नहीं सकते, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और फिर उसके बाद जियांग रुई आता है, वो भी उसकी दादी से मिलता है और फिर अपनी कजन को साथ लेते हुए वहां से चला जाता है। इन शॉर्ट, शी गुआंग के दादा दादी बहुत ही स्वीट थे और उसके डैड मिस्टर नी, वो तो जियांग रुई से एक दिन नाराज ही हो गए थे क्योंकि उनसे मिलते हुए उसने उन्हें अंकल की वजह एक्स अंकल बोल दिया था। वेल, अब न्यू ईयर ईव आ जाती है, वो लोग इकट्ठे खाना खाते हैं और फायरवर्क्स का नजारा देखते हैं। शी गुआंग इस साल कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही थी। ऑफ कोर्स, उस न्यू ईयर के लिए सबसे पहला मैसेज यूसन ने जो किया था। उधर यूसन भी अपनी मॉम के साथ था। उसकी मॉम आजकल चाइना आई हुई थी और वो उसे कह रही थी कि तुम्हारे फेस पर कुछ एक्स्ट्रा ही स्माइल दिखाई दे रही है, बार बार फोन को देख रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। कोई लड़की है जो तुम्हारी लाइफ में आने वाली है, मुझे कब मिलवाओगे उससे? लेकिन यूसन उनसे कहने लगता है कि अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद क्लियर नहीं है। और फिर यहीं पर बैठे बैठे उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भी चांगमाई माउंटेन पहुंचकर शी गुआंग को एक सरप्राइज दूं। उधर शी गुआंग और उसकी फैमिली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके थे। यहाँ पर उन्होंने सारी प्लानिंग की हुई थी और काफी अर्सा पहले से ही अपना एक विला भी बुक कराया हुआ था और उनके लिए एक टूर गाइड भी था। यहाँ पर वो लोग स्कीइंग के बारे में काफी सारी प्लानिंग कर रहे थे और जियांग रुई तो उसे बहुत तंग करता है और कहता है कि जब तुम स्कीइंग करती थी तो एकदम क्रैब की तरह दिखाई देती थी, तुम इस समय बहुत मिजरेबल हो। और बस उन दोनों बहन भाई की हमेशा ऐसे ही लड़ाई होती रहा करती थी। यहाँ पर वो नोटिस करता है कि बार बार अपने फोन को देखकर स्माइल कर रही है, तो अपनी सीट छोड़ उसके पास आ जाता है और कहता है कि देखो मैं कितना स्वीट हूँ, तुम्हें विंडो सीट दे दी थी ना। लेकिन बाजू में इधर उधर हर जगह विंडो विंडो सीट ही खाली पड़ी थी। वो एक्चुअली उसे थोड़ी सी बटरिंग करके पता लगाना चाहता था कि आखिर ये कौन है जिसके साथ ये फोन पर बात कर रही है। वेल, इतने में वो अपने विला तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उनके पास बहुत सारा सामान था जो वो लेकर अंदर जा रहे थे। यहीं पर ही अपने विला के सामने खड़े होकर वो अपनी एक फोटो बनवाती है जिसमें उसका फेस भी कवर था और यही फोटो उसने यूसन को सेंड करी थी, ये बोल करके मैं पहुंच गई हूँ। और वो ये फोटो देखते ही सोचने लगता है कि इसने तो मुझे अपने पूरे कोऑर्डिनेट्स ही भेज दिए हैं। अब उसे उसका रिजॉर्ट तलाश करने के लिए थोड़ी सी भी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी। वेल, अब नेक्स्ट डे उन्होंने आउटिंग के लिए पहली दफा जाना था। यहाँ पर वो जाते हैं और काफी कुछ करते हैं, लेकिन पता चलता है कि सिर्फ जियांग रुई ही है जिसे स्केटिंग या स्कीइंग आती है और बाकी सारे तो इस काम में बिल्कुल ही नए थे। उसको खुद ही सारों को ड्रैग करना पड़ता है। और फिर उसके बाद वो लोग शॉपिंग के लिए भी जाते हैं। यहाँ पर वो लोग काफी सारी मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। कल उन्होंने स्कीइंग के लिए स्लोप्स पर जाना था, तो उससे पहले थोड़ी बहुत शॉपिंग करने वाली थी, तो जियांग रुई शी गुआंग को अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ पर वो एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर उसके लिए एक ड्रेस लेते हैं और शूज भी। वहां पर यही सबसे मेन शॉप थी, तो इधर ही शॉपिंग करने के लिए जुआंग शू भी अपने कोलीग्स के साथ पहुंचा हुआ था और यहाँ पर उसका आमना सामना जियांग रुई और शी गुआंग से हो जाता है। शी गुआंग तो उसके सामने ऐसे नाटक करती है कि जैसे उसे जानती ही ना हो, पर जुआंग शू अपने कोलीग्स के सामने यही बोल देता है कि जियांग रुई है, मैं इसका ट्यूटर रहा हूँ। अब जियांग रुई को भी पता था कि शी गुआंग की इसके साथ अच्छी नहीं बनती। इसे देखकर इसके दिल में दर्द होने लगता है, पुरानी मोहब्बत जाग उठती है, तो वो चाहता था कि इन दोनों का आमना सामना ही ना हो। वो जानबूझकर उसके आगे आ जाया करता था ताकि उसके व्यू को ब्लॉक कर सके और वो जुआंगशू को देखे भी ना। इतने में जुआंगशू को देखते ही उसे एक बात याद आने लगती है। जब वो यूरोप के ट्रिप से वापस आया था तो तब उसकी मेड ने बताया था कि आपको तलाश करते हुए आपका ट्यूटर आया था और मैंने बता दिया था कि आप अपनी कजन सिस्टर के साथ यूरोप के स्टडी टूर पर गए हुए हैं। वेल, अब जुआंगशू उसके घर पर क्या करने आया था इसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन ये जरूर पता चलता कि वो बारिश में भीगता हुआ आया था। वेल, अब जियांग रुई को फिक्र हो रही थी कि कहीं शी गुआंग का मूड ना खराब हो जाए, क्योंकि हमेशा जुआंगशू को देखकर उसके पुराने जख्म ताजा हो जाते थे। वो उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि आओ, मेरी तरफ से ट्रीट है, हम स्ट्रीट फूड खाने के लिए चलते हैं। और फिर इसके साथ साथ वो उसे थोड़ी बहुत स्कीइंग की प्रैक्टिस भी कराने लगता है जिसमें वो बहुत बुरी थी। और यही भरी प्रैक्टिस करने के लिए जुआंगशू और उसके फ्रेंड्स भी आए हुए थे। यहाँ पर क्रिस कहने लगती है कि ये तो वही लड़की नहीं है जो तुम्हारे स्टूडेंट की कजन है, क्यों ना ये हमारी ग्रुप फोटो ले। अब बेचारी शी गुआंग को एक काम काफी मुश्किल लग रहा था, एक ऐसी फोटो लेना
कि जिसमें वो जुआंगशु को फोकस कर रही थी। यही बात जियांग रुई समझ जाता है और उसके हाथ से आकर फोन ले लेता है, खुद उनकी कुछ फोटोज बनाता है और फिर उसके बाद जुआंगशु से कहने लगता है कि तुम हमारी फोटो बनाओ। उसने फोटो बनाने के लिए उसे शी गुआंग का फोन दिया था और उस फोन पर लिन का मैसेज अपीयर होता है कि क्या तुम्हारा काम हो गया, कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी जा रही है। और ये देखते ही जुआंगशु बहुत सैड हो जाता है और तुरंत ही वहां से भागने की करता है। अब उसे भी वही दिन याद आ रहा था कि जब वो दौड़ता हुआ आया था जियांग रुई के घर पर और उसका पता कर रहा था और साथ ही साथ शी गुआंग का भी, लेकिन उसे पता चला था कि वो तो अब्रॉड जा चुकी है। तब उसे यही इंप्रेशन आया था कि शायद वो अपनी हायर स्टडीज के लिए वहां गई है। पहले तो जुआंगशु जैसे अपने जख्म भूल चुका था, एक दफा वहां आकर थोड़ा खुश हो गया था, लेकिन जैसे ही उसने शी गुआंग को देखा था तो उसके जख्म ताजा हो जाते हैं। वो बार बार ड्रिंक करने लगता और बहुत सैड दिखाई दे रहा था। इतने में उसके फ्रेंड्स एक गेम खेलने लगते हैं और उस गेम में उस पर ट्रुथ आता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी डेट किया और क्या तुम किसी को लाइक करते हो। उसने जवाब दिया कभी डेट नहीं किया और लाइक करने के क्वेश्चन पर वो ड्रिंक कर लेता है, कोई जवाब नहीं देता। इतने में जब वो अकेले में खड़ा हुआ था तो क्रिस उसके पास आती है और कहती है कि मैं एक गर्ल हूँ और मेरी इंस्टिंक्ट है, मैं महसूस कर सकती हूँ तुम उस लड़की को लाइक करते हो ना जो तुम्हारे स्टूडेंट की कजन है, जाओ उसे बोल दो यहाँ पर सैड क्यों खड़े हुए हो। लेकिन वो कहने लगता है कि अब काफी देर हो चुकी, जब मैं उसके काबिल हुआ हूँ तो उसका अपना एक बॉयफ्रेंड है, वो अपनी लाइफ में खुश है। इतने में वो दूर से गुजरते हुए शी गुआंग को देखता है, बस उसे ऐसे ही देख सकता था जैसे चांद को देखते हैं, लेकिन उसे हासिल नहीं कर सकता था। और फिर इसके साथ ही हमें पता चलता है कि सारी जुआंग फे की चाल थी। उसने जानबूझकर इसे चंगबाई माउंटेन भेजने का प्लान बनाया था और एंड टाइम पर खुद बीमार होने का बहाना कर दिया था। वो और मम्मी पीछे रह गए थे, जुआंगशु को वहां भेज दिया था जहां उसे उसके कोलीग्स मिल गए थे। जुआंगशु फे से कहता है कि जो तुमने कर दिया, लेकिन आइंदा ऐसा ना करना। मैं चाहे जितना फाइट कर लूं लेकिन अब शी गुआंग को हासिल नहीं कर सकता, उसका अपना एक बॉयफ्रेंड है। उधर जियांग रुई बार बार कह रहा था कि आप सारे लोग कितने निखट्टू हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते स्कीइंग की, अब कल सारा दिन मैं तुम लोगों को सिखाता रहूंगा। सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर रखा हुआ है, काश एक और इंस्ट्रक्टर हमें मिल जाता। अब शी गुआंग अपने कमरे में जाती है, सोने के लिए फ्रेश हो रही थी कि यहाँ पर उसे यूसन का मैसेज आता है। उसने उसी के ही विला के बाहर की फोटो सेंड की हुई थी। वो ये देखते ही अपना कोट पहनती है और भागती हुई बाहर जाती है। पता चलता है कि यूसन बाहर खड़ा हुआ था, उसने एक स्नोमैन भी बनाया था, वो उसको दे देता है। ये स्नोमैन बिल्कुल वैसा ही था जैसी फोटो कल उसने अपनी बनाकर उसे सेंड की थी। यूसन को वहां देखकर शी गुआंग को बहुत खुशी होती है, लेकिन इतने में ऊपर से जियांग रुई पहुंच जाता है और पूछता है ये कौन है जिसे तुम इस टाइम पर मिल रही हो। बस उसके जहन में और कुछ नहीं आता तो वो झूठ बोल देती है, कहती है कि बोला नहीं था तुमने कि एक इंस्ट्रक्टर तलाश कर लिया मैंने तलाश। और यूसन उसे तो जैसे मौका ही चाहिए था, वो कहता है हाँ जी बिल्कुल बॉस, मैं कल किस टाइम पर आऊँ। तो वो बोल देती है ठीक 9 बजे, लेकिन फिर सोचती है कि इसका मतलब है कि कल ये सारा दिन मेरे साथ स्टिक अराउंड करता रहेगा। उधर यूसन की मॉम को भी शक पड़ चुका था। वो कहती है कि जैसे ही हम यहाँ पहुंचे हैं तुम कहीं बाहर निकल गए हो, किससे मिलने के लिए गए थे, क्या वो लड़की यहीं पर आई हुई है, मुझे उससे मिलवाओ ना, मैं उसे देखना चाहती हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स यूसन तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अभी इन दोनों की मुलाकात हो। इतने में नेक्स्ट डे वो उनके घर के बाहर उनका वेट कर रहा था। सब उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं कि फाइनली हमारे पास अब 2 इंस्ट्रक्टर्स हैं और उनमें से एक तो एक्सट्रीमली हॉट है। वो हैरान थे कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, तुमने कहाँ से हायर किया है। तो वो ऐसे ही बोल देती कि ऑनलाइन वीबो पर मिला था। अब रास्ते में उसकी आंटी जाती हैं और शी गुआंग से कहने लगती कि वीबो पर इसकी मुझे आईडी दिखाओ ना, मैं देखना चाहती हूँ। तो अब शी गुआंग को झूठ बोलना पड़ता है। वो कहने लगती है कि अंकल को देखें, वो घूरकर आपको ही देख रहे हैं। अब फाइनली वो लोग अपने पॉइंट तक पहुंच चुके थे और यहाँ पर बहुत चालाकी से शी गुआंग कहने लगती है कि मैं आप लोगों में से सबसे ज्यादा नालायक हूँ, तो मुझे एक अलग से इंस्ट्रक्टर चाहिए। वो बाकी सबको एक इंस्ट्रक्टर और जियांग रुई के साथ छोड़ती है और खुद अपने साथ यूसन को लेती हुई प्रैक्टिस करने लगती है। यूसन उसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा रहा था। यहाँ पर वो दोनों ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सारा मजा भी करते हैं। अब एक दफा स्कीइंग करते करते शी गुआंग के सामने कोई आ जाता है जो कट मारते हुए गुजरता है और बस वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, इतना डरती है कि उसका बैलेंस ही खराब हो जाता है। चीखे मारते हुए नीचे जाया जा रही थी नॉन स्टॉप, लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो आगे खड़ा था जो बाहें फैला लेता है और उसकी लैंडिंग सीधी यूसन के ऊपर होती है। और वो पूछती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, लेकिन वो कहने लगता है कि तुम जितनी नर्मो नाजुक हो, मुझे क्या ही डेंट पड़ना था। अब यही सीन जुआंगशु और उसके कोलीग्स ने भी देख लिया था। जुआंगशु के दिल पर तो तीर की तरह लगा था और क्रिस कहने लगती कि वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मूवी का रोमांटिक सीन देख रही हूँ।
वेल इन शॉर्ट वो दोनों इकट्ठे काफी सारा एंजॉय करते हैं और प्रैक्टिस भी। जहाँ कहीं भी शी गुआंग गिरने वाली थी तो वो उसे संभाल लेता है, और यूसन की इतनी केयर करना, अपने साथ साथ रखना शी गुआंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वो डरती थी तो वो उसे कहता था कि तुम जरा भी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द हूँ, जहाँ भी तुम्हें कुछ हुआ मैं तुम्हें संभाल लूंगा, बस तुम ऐसे समझो कि तुम एक आजाद पंछी हो। एक्चुअली वो स्कीइंग करने में बहुत अच्छा था और वो सारा कुछ करते हुए बहुत हैंडसम भी दिखाई दे रहा था। वो शी गुआंग के सामने से स्कीइंग करते हुए फोटोज भी बनाता है, लेकिन वो कहने लगती कि नहीं, जियांग रुई मुझे बोलता था कि मैं बिल्कुल क्रैब की तरह से टांगे खोलकर स्कीइंग करती हूँ, और जबरदस्ती उसके फोन से अपनी फोटोज डिलीट भी करने लगती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि उधर यूसन को उसकी मॉम और उसके नए वाले डैड तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी मॉम को गुस्सा था कि मुझे चक्कर देकर उस लड़की से मिलने चला गया है, आखिर गया कहाँ है। उसी टाइम पर यूसन शी गुआंग की पूरी फैमिली के साथ मिलकर डिनर कर रहा था। इतने में आंटी यूसन से पूछने लगती है कि तुम हो कहाँ के, लोकल तो नहीं लगते। वो कहता है हाँ, मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, वैसे तो विजिट के लिए आया था, सोचा थोड़ा काम कर लूँ। वो बोलते हैं कहाँ से आए थे? शंघाई से। हम तो खुद वहीं से आए हैं, तुम्हारे करीब करीब ही रहते हैं। लेकिन वो कहने लगता है कि आजकल मैं शंघाई में नहीं होता, मैं तो सुजाओ में जॉब करता हूँ। वो बोलते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस, हमारी शी गुआंग भी तो वहीं पर जॉब करती है, कहाँ काम करते हो, किस कंपनी में? लेकिन वो कोई भी जवाब देता उससे पहले शी गुआंग उन सारों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, और उसके बाद उनका फेवरेट मील भी आ गया था जिस पर सारे टूट पड़ते हैं। लेकिन यहीं पर ही एक जगह डाइन आउट करता हुआ अपना बेटा दिखाई दे जाता है यूसन की मम्मी को, और वो देखते ही वो कहती है इसकी डेट तो मैं खराब करती हूँ। पीछे खड़ी उनकी बातें सुन लेती है और फिर जाकर कहने लगती है हे इंस्ट्रक्टर मिस्टर लिन, तुमने मेरे साथ धोखा किया क्या? किसी ने ज्यादा पैसे दे दिए थे जो तुमने मुझे छोड़ किसी और के साथ एक्ट कर लिया है? वो सारे हैरान होकर देख रहे थे। यूसन के तो गले में खाना ही अटकने वाला था। इतने में वो कहने लगता है कि मम्मी ऐसे तो ना करो, और बस वो सारा कुछ सबके सामने क्लियर कर देता है और कहता है कि मैं एक्चुअली शी गुआंग का बॉस हूँ, हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। बस ऐसे ही जियांग रुई के सामने शरारत की थी, वो शरारत थोड़ी बढ़ती बढ़ती एक ट्रिक में ही बदल गई। वेल यहाँ पर जैसे ही शी गुआंग की मॉम देखती है यूसन की मॉम को, तो पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहचानती हैं। काफी अरसे पहले उनकी एक मुलाकात हुई थी। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और उसके बाद शी गुआंग की इंटेरोगेशन का टाइम था। सारे लोग गिर्द गिर्द बैठे उसे सवालिया नजरों से घूरे जा रहे थे और उसे समझ नहीं आ रही थी कि इन्हें कैसे पटाए। फिर वो उसे कहने लगते हैं खुद बताओगी या हम पूछें कि क्या ये बॉस तुम्हें लाइक करता है? वो कहती है हाँ ऐसा ही है। आंटी कहती है कितना हैंडसम है, मेरी तरफ से तो क्लियर है, इजाजत है तुम्हें, जाओ इसे डेट करो। लेकिन इतने में अंकल कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता है? वो कहती है सिर्फ इतना जानती हूँ कि मिस्टर शेंग का नवासा है, दैट्स ऑल। लेकिन फिर अंकल उसे बताने लगते हैं कि क्या तुम्हें इसके डैड के बारे में मालूम है, उनकी डेथ कैसे हुई थी और इनकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं? और वो उसे सारी कहानी सुनाने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि यूसन अपनी मॉम के साथ खड़ा हुआ था। उसकी मॉम उसे कहती है कि ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई है और मुझे अपनी बहू के तौर पर स्वीकार है, जाओ और इसका दिल जीतो। और बस इसी के साथ ही मॉम और बेटा दोनों आपस में बातें कर रहे थे और हमें उनकी बैकग्राउंड की सारी कहानी का पता चलता है। एक्चुअली मिस शेंग यूसन की मॉम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली से थी और वो उसके डैड को लाइक करती थी। बार बार उन्हें प्रपोज करती थी पर वो इनकार कर देते थे। ये कहते थे कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। लेकिन इन दी एंड उनकी जोड़ी बन ही गई थी। उसके डैड वाकई बहुत कैपेबल थे और जैसे ही उन्होंने शेंग युआन कंपनी को ज्वाइन किया था तो वो तरक्की करते करते काफी ऊपर पहुंच गए थे और कहीं ना कहीं वो एक दामाद होकर भी असल बेटों से ज्यादा काम कर रहे थे। और वो इतने कैपेबल थे कि बहुत से लोगों में जेलसी जाग उठी थी और वो थे यूसन के मामू लोग, जिन्होंने उन्हें जानबूझकर एक जाल में फंसाया था और फिर सारा इल्जाम उन पर डाल दिया था। अब यहाँ पर उसके नाना जी को स्टैंड लेना पड़ता है और वो उसे एग्जाइल करके बहुत दूर ट्रांसफर कर देते हैं। उसकी मम्मी बहुत सैड हुई थी, लेकिन नाना जी ने कहा था कि वक्ती तौर पर यह सख्त फैसला मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन मैं उसे जल्दी वापस बुला लूंगा। पर 1 साल नहीं बल्कि 3 साल उसके डैड ने वहां पर स्टे किया। लेकिन इन दी एंड जब वो आए थे तो खुद नहीं बल्कि उनकी डेड बॉडी आई थी। उन्हें किसने खत्म किया, किसने साजिश की, कुछ समझ नहीं आ रही थी। उनकी कैसे डेथ हुई ये भी नहीं पता, लेकिन उनका मेडिकल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर रहा था। यूसन की मॉम बहुत रोती है और कहती है कि मैंने उससे शादी की थी, उसकी आम सी जिंदगी शायद बहुत हेल्दी और बहुत लंबी होती, लेकिन मेरी वजह से वो जल्दी इस दुनिया से चला गया। और बस उसके बाद से ही उसकी मॉम ने अपने डैड से कभी बात नहीं की थी और ना ही अपने भाइयों से। वो उन सबको छोड़कर स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गई थी और अब भी जब वो चाइनीज न्यू ईयर पर आई हुई थी तो अपने डैड से नहीं मिलने वाली थी।
लेकिन यूसन को उन्होंने कभी भी अपने नाना नानी या दादा दादी से मिलने से बिल्कुल नहीं रोका था, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका खून का रिश्ता था और वो उनके बीच कोई दरार नहीं डालना चाहती थी। इनफैक्ट यूसन के नाना जी, जो कि इस वक्त कंपनी के चेयरमैन थे, वो उसे बहुत प्यार भी करते थे और उसे बहुत लाइक भी करते थे। वेल, अब इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।